फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो प्रैक्टिस सेट जो है आपको इकोनॉमिक्स की जो है कराई जा रही है, जिसमें से आपको पहली प्रैक्टिस सेट प्राप्त हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। उस टॉपिक पर फ़िलहाल तो एक वीडियो जो है अच्छे से पूरा मतलब कि कई वीडियो जो है टॉपिक वाइज अध्ययन जब आपको कराया जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो टॉपिक हमको बता दीजिएगा, तो उस पर आपको कमेंट के माध्यम से या जो है वीडियो के माध्यम से कैसे भी हम आपको उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रैक्टिस सेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? ऑप्शन है आपका आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर और निगम कर। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? मतलब इनडायरेक्ट टैक्स पूछ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स किसकी श्रेणी में आता है ये पूछ रहा है इसमें। मतलब कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स किस में आता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा कर। सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स जो होता है, सर्विस टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। जैसे आप जो है टैक्स, जैसे सरकार टैक्स लेती है, जो शिक्षक होते हैं जो पढ़ाते हैं उनसे डायरेक्ट टैक्स ना लेकर के इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आप, जैसे आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पे आप टैक्स, जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं उनको सरकार उन पर जो है बैंक जो चला रहा है उनसे टैक्स लेती है, ना कि आपसे लेती है। तो डायरेक्ट ना लेकर के इनडायरेक्ट लेती है। तो आपको जब टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो जैसे आयकर होता है, इनकम टैक्स वगैरह होता है, और संपत्ति कर हो गया, निगम कर हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं जो डायरेक्ट आपसे लिए जाते हैं। और जैसे उत्पादन कर हो गया या फिर आयात कर हो गया, तो ये सब सेवा कर हो गया, ये सब किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। ऑप्शन है आपका फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नई मशीन की स्थापना। इसमें पूछ रहा है कि राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का उदाहरण मतलब कि एक उदाहरण इसमें कौन सा होगा? तो फैक्ट्री शेड का जो निर्माण होता है उसमें जो है राजस्व व्यय नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है सेकंड ऑप्शन है आपका ज़मीन की खरीद जो होता है, इसमें भी राजस्व व्यय, मतलब कि राजस्व व्यय का यहाँ तात्पर्य क्या है? उदाहरण है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नई मशीन की स्थापना, ये भी नहीं होगा। एक ज़मीन की खरीद भी नहीं होगा, फैक्ट्री सेट का निर्माण भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये राजस्व व्यय नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या होते हैं? ये सब आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जैसे सरकार कहीं कोई नया काम कर रही है, नए काम में जो पैसा लगाती है उसको कहते हैं वो उसकी परिसंपत्ति का निर्माण कर रही है। जैसे फैक्ट्री सेट का निर्माण करेगी तो उसमें परिसंपत्ति लगाएगी, उसको वहाँ से कुछ जो है राजस्व एकत्रित होगा। ज़मीन खरीदेगी तो वहाँ से भी राजस्व एकत्रित होगा, कुछ ना कुछ कार्य करेगी। नई मशीन बनाएगी तो वहाँ भी राजस्व एकत्रित होगा। लेकिन अगर कोई किसी पुरानी चीज़ की जैसे मरम्मत करा रही है, जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रिंटर की मरम्मत करा रही, तो वो पूंजी का मतलब परिसंपत्ति का निर्माण नहीं कर रही है, तो वो राजस्व व्यय का एक उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो विकास व्यय डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो उसमें कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपका रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय और राज्यों के लिए अनुदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा व्यय। केंद्र सरकार का जो विकास व्यय होता है वो रक्षा व्यय नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना जो है 2015 में समाप्त करके उसको जो है योजना आयोग को नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस तो कम है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था,
ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जितने भी पंचवर्षीय योजना है उसके क्या उद्देश्य थे, कब मतलब कि लक्ष्य क्या निर्धारित था, क्या वो प्राप्त किया जा चुका या नहीं, उसको टॉपिक वाइज जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तेज और सम्मिलित विकास, दूसरा ऑप्शन है तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, फिर तीसरा ऑप्शन है तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, और लास्ट ऑप्शन है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो पूछा है 1997 से 2002 के बीच में जो चला था, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है, ये पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन है आपका 20,000 रुपये, 18,000 रुपये, 25,000 रुपये या 28,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20,000 रुपये। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व कराएंगे हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवमूल्यन का अर्थ क्या है। इसमें ऑप्शन है आपका घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, दूसरा है चल पूंजी अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो अवमूल्यन जो होता है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। आप अगर पेपर ऊपर पढ़ते होंगे तो उसमें आपको जो है कई बार ये शब्द देखने को मिला होगा कि अवमूल्यन, सरकार जो है मुद्रा का अवमूल्यन की है। तो जब सरकार जो है जानबूझकर अपने देश की मुद्रा के मूल्य को कम करती है, उसकी वैल्यू को कम करती है जानबूझकर, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। लेकिन अगर बाज़ार में जो वस्तुएं हैं उनकी जो है उत्पादन बढ़ने से या फिर जो है कम होने से अगर मुद्रा के मूल्य में कमी या बढ़ोतरी होती है तो उसे मूल्य ह्रास कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, उसे मूल्य ह्रास कहते हैं। आपको डिटेल में जब बताएंगे तो ये सब सारी चीज़ें बताएंगे, मूल्य ह्रास कैसे होता है, अवमूल्यन कैसे होता है, इसमें सरकार का क्या रोल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये अलग है। परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। सेकेंड ऑप्शन है यह भारत में आय स्तर, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये गलत टाइप हो गया है, आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो यहाँ पर ये कथन था, आपको जो है कोट में दिया है, आंसर आपको देना है। पहला है 1 और 2, 1 और 2, और दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, और लास्ट है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, यह भारत के विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में, मतलब कि जो पूंजी खाता होता है जिसमें आप जो है एक्सपेंड करते हैं, आपका जो पूंजी खाता होता है उसकी परिवर्तनीयता, मतलब उसको कन्वर्ट, आप जो है कन्वर्टली कह सकते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है। तो यह जो है विभिन्न देशों में जो पूंजी प्रवाह होता है, जैसे हम जो है बाहर जा रहे हैं तो उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी और सब चीज़ों में। तो ये भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा है यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की कुशल विनियोग और वितरण में सहयोग करता है, ये भी आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपको तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ डैश डैश में आपको स्थान भरना है कि मतलब वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका 4, 5, 6 और 8। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जब राष्ट्रीयकरण बैंकों का हो रहा था उस समय जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में कितने ऐसे बैंक हैं जो मतलब कि नेशनलाइज्ड हैं। तो इस समय जो है लगभग 19 या 20 जो है, इसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, इसको अपडेट करके जब टॉपिक वाइज बताएंगे तो उसमें बता देंगे, लेकिन शायद 20 जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये फैक्चुअल नॉलेज है।
नाबार्ड की स्थापना ऑप्शन है आपका 1970, 1975, 1977 और 1982। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे भी ये भी पूछ सकता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और किस कमेटी के जो है किस कमेटी की सिफारिश पर हुई थी, ये ध्यान देना है आपको। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो शिवरामन कमेटी, ध्यान रखिएगा, शिवरामन कमेटी, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात एग्जिम बैंक जो है कब स्थापित हुआ था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका 1981, 1982, 1985 और 1989। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में ध्यान दीजिएगा कि कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसकी अवस्थिति देखेंगे तो उत्तर पूर्व में जो है भारत के जो ये है, इसके जो है पश्चिम बंगाल के, सिर्फ पश्चिम बंगाल के भारत के ये सटा हुआ राज्य है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसकी मतलब अवस्थिति जो है वो बहुत विषम है, बहुत अलग जगह है। तो वहाँ पर इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक नहीं पहुँच पाया है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो आपको बताना है इसका। ऑप्शन क्या होगा आपका? IDFC बैंक और HSBC बैंक, बंधन बैंक, मुथूट फाइनेंस बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? द्रव्यता अनुपात है। तो इसमें ऑप्शन है आपका पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर, ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा आपका? चालू अनुपात। चालू अनुपात एक द्रव्यता अनुपात है, इसी को मतलब द्रव्यता अनुपात कहते हैं। इसी को इंग्लिश में आप कह सकते हैं करंट रेशियो। ये सब आपको जो है टॉपिक वाइज जब हम पढ़ाएंगे एकदम विस्तार में इतने सिंपल करके बताएंगे तो इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रह जाएगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये ध्यान देना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये कब चालू किया गया था? ऑप्शन है आपका 1995 से 1996, 1998 से 1999, 2000 से 2001, 2004, 5 और 5 में। तो ये कब लागू किया गया था, मतलब कब चालू की गई थी या लागू किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर होगा 1998 से 1999। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। एक चीज़ इसमें आप और ध्यान रख सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जब स्टार्ट की गई थी तो यशवंत राय सिन्हा वित्त मंत्री थे। यशवंत राय सिन्हा, ये ध्यान रखिएगा, यशवंत राय सिन्हा। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या होता है? ये एक कार्ड टाइप का होता है, उसमें जो है आप किसानों को जो है एक सुविधा दी जाती है कि वो बैंकों से ऋण ले सकते हैं आसानी से। और ये जो है नाबार्ड के द्वारा, जो आपको बताए हैं 1982 में जिसकी स्थापना की गई थी, नाबार्ड के द्वारा ये प्रारंभ की गई योजना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आपको जो भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट में हमें बताइए, उसके ऊपर जो है आपको कमेंट के माध्यम से ही उसका आंसर दिया जाएगा। तो जैसा भी हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है। धन्यवाद।